आज हमारी हिंदी वर्णमाला की प्रथम क्लास है। तो हिंदी वर्णमाला में हम सीखेंगे कि वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले प्रश्न जो आता है हमारा वो आता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। यानी कि प्रश्न जो आता है हमारा वो क्या आता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो अब हम समझ लेते हैं कि भाषा का मतलब क्या है। तो भाषा जो है वो भाष धातु से मिलकर बना है। किससे बना है? भाषा जो शब्द बना है वो भाष धातु से मिलकर बना है। और इसका तात्पर्य क्या है या इसका मतलब क्या होता है? बोलना। इसका मतलब क्या होता है? बोलना, या एक दूसरा अर्थ भी हम ले सकते हैं, प्रकट करना। यानी कि हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हमने क्या जाना, हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी भाषा किससे मिलकर बना? तो भाष धातु से मिलकर बना, जिसका अर्थ क्या होता है? तो बोलना या प्रकट करना। अब हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। इसके साथ में हम दो तीन शब्द और समझ लेते हैं। शब्द आते हैं हिंदी, हिंदू, और एक शब्द आता है हिंदुस्तान। तो ये किस भाषा के शब्द हैं? ये तीनों के तीनों हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये हमारे किस भाषा के शब्द हैं? ये तीनों जो हैं फारसी भाषा के शब्द हैं। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। भाषा किस शब्द से मिलकर बना है? तो भाषा जो है भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है? बोलना या प्रकट करना। फिर हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किस भाषा के शब्द हैं? तो ये तीनों के तीनों हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं। फिर हम आ जाते हैं, प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अब मौखिक का मतलब क्या कह रहा है? मौखिक का मतलब है कि जो चीज हम भाषा बोल रहे हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी हमारी ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? हमारी ध्वनि हो जाएगी। यानी कि अगर प्रश्न आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई हमारी क्या होगी? ध्वनि। ध्वनि का मतलब है जैसे हम बोल रहे हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, तो ये हम अभी बोल रहे हैं, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि। फिर प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। पर उत्तर अगर हमारा बदल जाएगा, दूसरा आ जाएगा। अगर पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। अब देखो यहाँ पर क्या बदला, हमारा मौखिक थी और यहाँ पर लिखित है। अब देखो यहाँ पर क्या, कैसे समझेंगे? जब अक्षर को हम बोल रहे थे, वर्बल बोल रहे थे, तो हमारा क्या निकल रहा? सिर्फ ध्वनि निकल रही थी। लेकिन इसी अक्षर को जब हम लिख देंगे, यानी कि छोटा बड़ा जब लिख देंगे, तो वो हमारी क्या बन जाएगी? वर्ण बन जाएगी। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या हो जाएगी? अक्षर या वर्ण हो जाएगा। तो ये तुम्हारा अक्षर हो जाएगा। तो अगर प्रश्न आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो ध्वनि हो जाएगी। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो हमारा क्या बन जाएगा? वर्ण या अक्षर बन जाएगा। एक प्रश्न हमारा इसमें और आता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाषा की सबसे सार्थकता की दृष्टि से, प्रश्न पूछा जाता है हमारा कि सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो अब देखो सार्थकता का मतलब क्या कह रहा है कि सार्थकता का मतलब है कि अर्थ के साथ, जिसका अर्थ निकले। यानी कि तो सबसे छोटी इकाई क्या बनेगी यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा शब्द। यानी कि अगर प्रश्न आ जाए कि सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो शब्द हो जाएगा। अगर पूछ दे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो हमारा वर्ण हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगी। अगर पूछ दे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो लिखित इकाई में जब अक्षर को हम लिख देंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? वर्ण बन जाएगा। और जो हम मुंह से सिर्फ बोलेंगे, तो वो हमारा ध्वनि होगा। तो यहाँ पर हमारी बन गए, कुछ प्रश्न आ जाते थे तो वो हो जाते हैं। अब देखते हैं हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है,
हिंदी की उत्पत्ति में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारी क्या चलती, संस्कृत। संस्कृत से क्या बनी, पाली। पाली के बाद क्या आई, प्राकृत। प्राकृत के बाद क्या है, अपभ्रंश। प्राकृत के बाद क्या है, अपभ्रंश। और अपभ्रंश से क्या बनी हमारी, हिंदी। तो ये क्या था, हिंदी की उत्पत्ति का क्रम है। सबसे पहले कौन सी, संस्कृत। संस्कृत से आगे पाली, पाली से आगे प्राकृत, प्राकृत से आगे अपभ्रंश, और अपभ्रंश से आगे हिंदी। तो हिंदी जो है कहाँ से हमारी बनी है, तो हिंदी अगर प्रश्न आ जाए कि हिंदी कहाँ से बनी है, कहाँ हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अपभ्रंश से हुई है। तो इस बात का ध्यान रखना कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, कहाँ से हुई, तो अपभ्रंश से हुई। अब एक प्रश्न आता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है, हिंदी की आदि जननी। तो हिंदी की आदि जननी क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन सी भाषा है हमारी, संस्कृत। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी। तो हिंदी की आदि जननी अगर आ जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो हिंदी की आदि जननी क्या बनेगी हमारी, संस्कृत बनेगी। तो ये प्रश्न ध्यान रखना है हमें कि सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द हो जाएगा। फिर हिंदी की उत्पत्ति कैसे, ये हमें क्रम ध्यान रखना है कि पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, और फिर हिंदी आई। तो हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई, तो हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है वो अपभ्रंश से हुई। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई, अपभ्रंश से हुई। फिर अगर प्रश्न आ जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन सी है, तो हिंदी की आदि जननी कौन भाषा है, तो हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है। अब हम लोग आते हैं वर्ण विचार पर, जो हमारे वर्ण बनेंगे। तो अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी वर्णमाला में। अब देखो वर्णमाला किसको कहते हैं, यहाँ पर भी हिंदी का तो हमने मतलब समझा दिया, अब वर्णमाला किसको कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो अगर प्रश्न कभी पूछ दिया जाता है कि वर्णमाला से आपका क्या तात्पर्य है, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे हम, वर्णमाला कहेंगे। प्रश्न आता है कि हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले तो पूछा जाएगा कि कुल मानक वर्ण कितने हैं, कुल मानक वर्ण। तो मानक वर्ण हमारे हिंदी में कितने हैं, 52। अगर प्रश्न आ जाए कि हिंदी में कुल मानक वर्ण कितने हैं, तो हिंदी में कुल मानक वर्ण 52 हैं। फिर अगर पूछ दिया जाए कि हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, तो यहाँ पर भी हमारे क्या आ जाएंगे, 52 ही आ जाएंगे। प्रश्न बदल सकता है, कुल मानक वर्ण भी लगा सकता है, कुल वर्ण भी लगा सकता है। अगर आ जाए मानक वर्ण कुल तो भी 52 हो जाएंगे, अगर पूछ दे कुल वर्ण कितने तो भी 52 हो जाएंगे। अगला प्रश्न बनता है कि मूल वर्ण। प्रश्न आता है कि हिंदी में मूल वर्ण कितने हैं, तो हिंदी में जो हमारे मूल वर्ण हैं वो कितने हैं हमारे पास, 44। हिंदी में मूल वर्ण कितने हैं, हिंदी में जो मूल वर्ण हैं हमारे वो 44 हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि हिंदी में हमारे मूल वर्ण कितने हैं, तो 44 हैं। एक प्रश्न आता है कि हिंदी बाल पोथी, हिंदी बाल पोथी में कुल वर्ण। तो यहां से प्रश्न कैसे निकलेगा, कुल मानक वर्ण 52, कुल वर्ण 52, मूल वर्ण 44। हिंदी बाल पोथी में कुल वर्ण, बाल पोथी का मतलब है जो हम प्री प्राइमरी में नर्सरी में पढ़ते हैं, तो हमें वहां पर सिखाया जाता है 13 स्वर और 36 व्यंजन। तो वहां पर जो हमारे वर्ण निकल कर आते हैं वो कितने निकल कर आते हैं, 49। तो ये प्रश्न की शब्दावली पर ध्यान देना। अगर पूछ दिया जाए कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने हैं, तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण 52 है। फिर अगर पूछ दे कि मानक वर्ण कितने हैं, तो मानक वर्ण भी हमारे कितने, 52 है। अगर पूछ दे कि हिंदी भाषा में मूल वर्ण कितने हैं, तो मूल वर्ण हमारे कितने, 44 हैं। अगर पूछ दे कि हिंदी बाल पोथी में कुल वर्ण कितने हैं, तो यहाँ पर हमारे कितना उत्तर आएगा, तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा हमारा वो 49 आएगा। अब देखो यहाँ पर तो वर्णमाला का भी हमने तात्पर्य समझ लिया कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब देखो वर्ण क्या होता है, हिंदी में हमारे वर्ण
कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी में जो वर्ण हैं हमारे वो दो हैं, एक है स्वर और दूसरे हैं व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन, वर्णों के प्रकार कितने हैं? तो स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम स्वर देखेंगे, उसके बाद में हम व्यंजन देखेंगे। तो स्वर में देखिए, स्वर में क्या होगा? प्रश्न आता है कि स्वर हम कहते किसको हैं? तो जो अक्षर या वर्ण बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब बात आती है कि हिंदी में स्वर हैं कितने? तो स्वर कहते किसको हैं? जो वर्ण बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। या अबाध गति से बोले जाते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। तो स्वर हैं कितने हमारे? अगर प्रश्न कभी भी आ जाए तो स्वर हमारे कितने हैं? 11 हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि स्वर कहते किसको हैं, स्वर हैं कितने? तो स्वर हमारे कितने हैं? 11 हैं। प्रश्न एक आता है कि हिंदी में मात्राएं कितनी हैं? तो जो हिंदी में मात्राएं हैं, हर स्वर की एक मात्रा होती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्वर तो हमारे 11 हैं लेकिन मात्राएं कितनी हैं? 10। एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो अगर पूछ दिया जाए कि किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, तो वो आ जाएगा हमारा छोटा आ। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी जो 10 स्वर बचे उनकी सभी की मात्राएं होती हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए कि स्वर कहते किसको हैं, स्वर हैं कितने, हिंदी में मात्राएं कितनी हैं, तो हिंदी में मात्राएं 10 हैं। किस स्वर की कोई मात्रा नहीं है? तो छोटा ऐसा अक्षर है या ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब हम करेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण में पहला आएगा कि उत्पत्ति के आधार पर। पहला हम कर लें स्वरों का वर्गीकरण। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण में जो पहला हमारा होगा, इसमें वर्गीकरण जो होगा हमारा, क्लासिफिकेशन पहला इसमें होगा स्वरों का वर्गीकरण में पहला होगा हमारा उत्पत्ति के आधार पर। पहला होगा हमारा उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछ दे कि स्वर जो हैं, स्वरों का वर्गीकरण में पहला टाइप क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। तो अगर पूछ दे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो सीधे सीधे बता देना कि उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इसमें क्या होता है? नंबर 1 इसमें होता है मूल स्वर, और नंबर 2 होता है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। तो देखो मूल स्वर हमारे कितने हैं? तो मूल स्वर हमारे 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो मूल स्वर हमारे अगर पूछ दे तो आ, ई, उ और जी। तो मूल स्वर अगर पूछ दे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर हमारे 4 हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ऋ। तो ये मूल स्वर हो गए। अब पूछेगा कि संयुक्त स्वर कितने हैं? तो हमारे पास स्वर थे कितने? हमारे पास टोटल स्वर थे 11। तो 4 मूल स्वर हो गए, तो स्वर कितने बचे यहाँ पर? तो जो संयुक्त स्वर हैं वो हमारे कितने हैं? वो 7 हैं। अब जो बचे हमारे वो संयुक्त स्वर हैं। इसमें क्या हो जाएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हो जाएंगे हमारे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को हम एक चीज और यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर संयुक्त स्वर को हम ना लिखें यहाँ पर संयुक्त स्वर, तो यहाँ पर और हम डिवीजन इनका कर सकते हैं। अगर मूल स्वर ना लिखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं संधि स्वर, यानी कि संयुक्त स्वर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? संधि स्वर। अब देखो इसमें 2 डिवीजन बन जाते हैं। संधि, देखो मूल स्वर क्या है? जिनकी उत्पत्ति का हमें कोई पता नहीं है तो उनको मूल स्वर कहते हैं। संधि स्वर क्या है? जो 2 स्वरों के मेल से बने हैं उनको हम क्या कहेंगे? संधि स्वर। संधि का मतलब होता है 2 लोग आपस में मिलना।
तो संधि स्वर में कौन से स्वर आएंगे? जो दो स्वरों से मिलकर बने उनको हम क्या कहेंगे? संधि स्वर। तो ये देखो सभी के सभी स्वर दो स्वरों से मिलकर बने, लेकिन इसमें जब हम डिवीजन करेंगे तो इसमें क्या बनते हैं? दो प्रकार के बनते हैं। एक तो बनते हैं दीर्घ स्वर और एक बनते हैं, यहां पर अगर हम कर दें तो यहां पर हमारे बनेंगे संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब हमें मतलब समझना है कि दीर्घ स्वर किसको कहते हैं और संयुक्त स्वर कहते हैं। संधि स्वर में तो बन तो दोनों रहे हैं दो स्वरों के मेल से, लेकिन इसमें भी हमारा वर्गीकरण हो गया दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब देखो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर उनको कहते हैं जो बने तो हैं दो स्वरों के मेल से, लेकिन समान स्वरों से मिलकर बने हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, यानी कि समान स्वरों से मिलकर बने। तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे? दीर्घ स्वर। अगर पूछ दिया जाए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर हम उनको कहते हैं जो समान स्वरों से मिलकर बने हैं। लेकिन संयुक्त स्वर क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? तो संयुक्त स्वर हमारे हैं कितने? तो संयुक्त स्वरों की संख्या हमारी कितनी है? 4 है। ए ऐ ओ औ। तो संयुक्त स्वर बने तो दो स्वरों के मेल से, लेकिन ये असमान स्वरों से मिलकर बने। तो देखो ए किससे मिलकर बना है? ए जो बना है हमारा वो छोटा आ और प्लस ई। छोटा आ प्लस ई बराबर क्या मिलकर बना? ए बन गया। फिर आय हमारा किससे मिलकर बना है? तो आय बना है छोटा आ प्लस ए। तो ये हमारा आय बन गया। शायद दिख नहीं रहा होगा तो इधर हम कर देते हैं। ओ हमारा किससे मिलकर बना? दिख रहा है कि नहीं? ये ऊपर लिख लेते हैं हम यहाँ पे ऐसे। तो ओ हमारा किससे मिलकर बना है? तो जो ओ बना है वो किससे मिलकर बना है? छोटा आ प्लस ऊ। फिर आओ किससे मिलकर बना है हमारा? तो ये बना है हमारा छोटा आ प्लस ओ। तो ये हमारे संयुक्त स्वर कितने हो गए? 4 हो गए। तो इसमें ध्यान रखना, मूल स्वर उत्पत्ति के आधार पर हम स्वरों का जब वर्गीकरण करेंगे तो दो तरीके से हो जाएगा, मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर में भी अगर हम डिवीजन कर दें तो क्या बनेंगे? दो बन जाएंगे, दीर्घ स्वर बन जाएंगे, संयुक्त स्वर बन जाएंगे। दीर्घ स्वर किनको कहते हैं? जो समान स्वरों से मिलकर बनते हैं उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर हम किसको कहते हैं? तो संयुक्त स्वर हम उनको कहते हैं जो बने तो दो स्वरों के मेल से, लेकिन किससे बने? असमान स्वरों के मेल से मिलकर बने हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे। अब आगे हम डालेंगे स्वरों के वर्गीकरण में ही मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण काल मान या मात्रा के आधार पर। अब जो दूसरा डिवीजन होगा हमारा वो होगा मात्रा के आधार पर। तो दूसरा हम डालेंगे मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मात्रा के आधार पर। तो देखो मात्रा के आधार पर क्या हो जाएगा? मात्रा के आधार पर हमारे ये बनेंगे दो प्रकार के। एक तो बनेंगे ह्रस्व स्वर और दूसरा बनेंगे हमारे दीर्घ स्वर। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा, यानी कि मात्रा के आधार पर जो हमारा स्वरों का वर्गीकरण होगा तो कितने टाइप निकलेंगे? इसमें दो टाइप निकलेंगे, ह्रस्व स्वर निकलेगा और हमारा दीर्घ स्वर निकलेगा। अब देखो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मात्रा से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि मात्रा से आप क्या समझते हैं? तो मात्रा से हमारा तात्पर्य होता है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय। तो मात्रा से हमारा क्या तात्पर्य है? अगर पूछ दिया जाए कि मात्रा से आपका क्या तात्पर्य है, मात्रा से आप क्या समझते हैं, तो मात्रा का तात्पर्य क्या है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को, यानी कि जो हम स्वर बोलते हैं उसमें जितना हमारा समय लग रहा है उसको क्या कहेंगे? हम मात्रा कहेंगे। तो ह्रस्व स्वर किनको कहते हैं? तो ह्रस्व स्वर के कितने हमारे? 4 हैं। तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और क्या बचा? ऋ। तो ये हो गए हमारे ह्रस्व स्वर जिनमें एक मात्रा का टाइम लगता है। दीर्घ स्वर हमारे जो बचे वो दीर्घ स्वर हो जाएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर ए और फिर ऐ, ओ और फिर औ। तो ये हो जाएंगे हमारे दीर्घ स्वर।
तो मात्रा के आधार पर अगर पूछ दे, या मात्रा के आधार पर पूछ सकता है, या उच्चारण कालमान भी कह सकता है, यानी कि कालमान का मतलब है समय। तो वही हम यहाँ लिख देंगे कि मात्रा के आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण हमसे पूछे तो दो प्रकार के हो जाएगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कितने हमारे 4 हैं, आ ई उ ऋ, और दीर्घ स्वर हमारे कितने, तो दीर्घ स्वर हमारे 3 3 6 और 7। अब हमारा अगला टाइप चलेगा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो अगला टाइप हम डालेंगे जो स्वरों के वर्गीकरण में होगा, तो स्वरों के वर्गीकरण में होगा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हमारे दो टाइप बनते हैं। ये हमारा तीसरा वर्गीकरण था। पहला हमारा क्या हुआ था, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हमारा मात्रा के आधार पर, और तीसरा हमारा क्या होगा, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण प्रयत्न में हमारे दो प्रकार से चलते हैं। एक तो चलता है आभ्यंतरिक प्रयत्न, और दूसरा चलता है हमारा बाह्य प्रयत्न। यानी कि उच्चारण प्रयत्न में हमारे स्वरों का वर्गीकरण कितने तरीके से होगा, दो तरीके से होगा। किस तरीके, पहला तरीका क्या है हमारा, ए टाइप में क्या हो जाएगा, आभ्यंतरिक प्रयत्न यानी कि अंदर से, और बाह्य प्रयत्न यानी कि बाह्य प्रयत्न जो हो रहा है हमारा। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर अगर कभी भी पूछ दिया जाए कि स्वरों कितने प्रकार के होते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आभ्यंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब हेडिंग हम डालते हैं कि आभ्यंतरिक प्रयत्न, हेडिंग हम डालेंगे आभ्यंतरिक प्रयत्न। तो ऊपर हेडिंग आप लोग लगा दीजिए आभ्यंतरिक प्रयत्न। तो ये हमारे चलते रहेंगे आभ्यंतरिक प्रयत्न। तो ये हो गया हमारा आभ्यंतरिक प्रयत्न। अब आभ्यंतरिक प्रयत्न जो हमारा है ये हमारा किसमें चला, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। अब आभ्यंतरिक प्रयत्न में हमारा जो पहला टाइप बनेगा उसको हम क्या डालने, ए डालने। प्रश्न इसमें पहला डिवीजन होगा आभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर। हमारा गिन लेंगे बाद में हमारे कितने प्रकार से बन रहे हैं। तो देखो आभ्यंतरिक प्रयत्न में हम पहला डाल लेते हैं मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। या इसको हम कह सकते हैं मुखाकृति के आधार पर मतलब कैसा है कि मुंह ज्यादा फैल रहा है या कम फैल रहा है, तो उस आधार पर ये पूछ रहा है। या इसको कह सकते हैं मुख खुलने के आधार पर, या इसको हम लिख सकते हैं मुख खुलने के आधार पर। तो अब देखो मुख खुलने के आधार पर हमारे स्वर पूछ दिया जाए कि मुखाकृत के आधार पर या मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो स्वर हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप इसमें है विव्रत, दूसरा है हमारा बी अर्धविव्रत, विव्रत, अर्धविव्रत, और फिर सी है हमारा संव्रत, और फिर डी हमारा है इसमें अर्धसंव्रत। यानी कि अगर आ जाए कि मुखाकृति के आधार पर या मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्धसंव्रत। विव्रत में क्या होता है, विव्रत में सबसे ज्यादा मुख खुलता है। तो सबसे ज्यादा मुख किसमें खुलेगा, तो सबसे ज्यादा मुख हमारा किसमें खुलता है, बड़ा आ में खुलता है। तो सबसे ज्यादा मुख हमारा विव्रत कौन सा, एक ही अक्षर है बड़ा। बड़ा जब हम आ बोलेंगे तो सबसे ज्यादा हमारा मुंह इसी में खुल जाता है। तो विव्रत में जब सबसे ज्यादा मुंह खुलेगा तो बड़ा। अर्धविव्रत का मतलब विव्रत से आधा मुंह किसमें खुल रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऐ और औ हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे अर्धविव्रत। यानी कि विव्रत, विव्रत का मतलब सबसे ज्यादा मुंह खुल रहा है, अर्धविव्रत का मतलब विव्रत से आधा। अब हमारा क्या बचा, संव्रत। संव्रत का मतलब है अर्धविव्रत से भी कम किसमें मुख खुल रहा है। तो ये हमारे हैं ई उ ऊ, इनमें हमारा सबसे कम मुख खुल रहा है। आराम से बोलेंगे ई उ ऊ, थोड़ी सी जगह बनती है तो ये हमारे बोल दिए जाते हैं। तो संव्रत में क्या है इसमें। अब फिर अर्धसंव्रत में क्या होगा, इससे भी कम मुंह जिसमें खुलेगा तो वे हो जाएंगे ए और ओ, बस ए और ओ हो जाएगा।
तो अगर हमारा पूछ लिया जाए कि मुखाकृत के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो, तो मुखाकृत के आधार पर जो स्वर होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। विव्रत में क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। अर्ध विव्रत में क्या आ जाए, ए ओ औ आ जाएगा। समृत में क्या हो जाए, ई उ हो जाएगा। और अर्ध समृत में क्या हो जाएगा, ए और ओ हो जाएगा। तो ये जो स्वर हो गए हमारा डिवीजन हो गए, किस आधार पर हो गया, मुखाकृत के आधार पर। अब दूसरा इसमें आभ्यंतरिक प्रथम में ही दूसरा चलता है हमारा जीभ के आधार पर। दूसरा चलेगा हमारा जीभ के आधार पर। दूसरा चलेगा हमारा जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर क्या मतलब है कि जीभ के आधार पर, ये मिटा दें, साइन नीचे नहीं दिख रहा होगा। तो अगला हम इसमें डालेंगे आभ्यंतरिक प्रथम में भी 2 नंबर, जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर। तो ये दूसरा टाइप है किसमें, आभ्यंतरिक प्रथम में। तो आभ्यंतरिक प्रथम का पहला हो गया किस आधार पर, मुखाकृत के आधार पर। दूसरा जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर क्या चलते हैं, इसमें ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जीभ के आधार पर क्या, जीभ का आधार का मतलब है कि कौन से स्वर आगे वाली जीभ से बोले जा रहे हैं, कौन से स्वर बीच वाली जीभ से बोले जा रहे हैं, और कौन से स्वर सबसे पीछे वाली जीभ से। तो इसमें लिखा जाता है, पहला है हमारा अग्र स्वर, दूसरा है हमारा मध्य स्वर, और तीसरा है हमारा पश्च स्वर। तो अग्र स्वर हमारे कौन से हो जाएंगे, तो अग्र स्वर हमारे होते हैं ई ए और ऐ, ये हमारे अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर कौन सा, एक ही है मात्र, छोटा, ये मध्य स्वर है। अब जो बचे हमारे कौन से हो जाएंगे, पश्च स्वर हो जाएंगे। तो हमें कैसे ध्यान रखना, अग्र स्वर ध्यान रखना, मध्य स्वर हमें सबसे पहले ध्यान रखना कि मध्य स्वर एक ही हमारा, छोटा। फिर अग्र स्वर हमें ध्यान रखने ई और ए ऐ, ये अग्र स्वर हैं। अब जो बचे हमारे, बचे कौन सा, बड़ा बचा हमारा, छोटा ऊ बचा, बड़ा ऊ बचा, ओ बचा और औ बचा। तो ये हो गए हमारे 2 2 4 1 5 1 6 6 4 10, और हमारा ई तो रिज जो हमारा चलता है वो मूर्धन्य होता है। तो जीभ के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जीभ के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। या जीभ की ऊंचाई के आधार पर, यहाँ पर कह सकता है जीभ के आधार पर, या जीभ की ऊंचाई के आधार पर, ये भी कह सकता है, ध्यान रखना इसको। तो जीभ की ऊंचाई के आधार पर भी ये कह सकता है। तो जीभ के आधार पर हमारे 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर कौन से 4, ई ए ऐ हो जाएगा, मध्य स्वर आ हो जाएगा, और जो बचे हमारे वो पश्च स्वर हो जाएगा। अब तीसरा जो टाइप चलता है आभ्यंतरिक प्रथम में, वो चलता है हमारा मुखाकृत के आधार पर। एक तो चला पहला हमारा किस आधार पर चला, मुख खुलने के आधार पर। दूसरा किस आधार पर चला, दूसरा हमारा जीभ के आधार पर चला। और तीसरा इसमें चलेगा आभ्यंतरिक प्रथम में कौन सा, मुखाकृत के आधार पर। मुखाकृत के आधार पर, मुखाकृत के आधार पर इसका मतलब कहने का ये है कि कौन से स्वर बोलने में हमारा मुख गोल हो जाता है, कौन से मुख यानी कि स्वर बोलने में हमारा मुख चौड़ा हो जाता है। तो इसमें मुखाकृत के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्तुल, नंबर 1 वर्तुल, और नंबर 2 आवर्तुल। नंबर 1 वर्तुल और नंबर 2 आवर्तुल। या इनको हम कह सकते हैं, वर्तुल को हम लिख सकते हैं वृत्ताकार, और आवर्तुल को लिख सकते हैं आवृत्ताकार। अब देखो, ये याद करने की हमें जरूरत नहीं, सिर्फ हम ऐसे ही पहचान लगा सकते हैं कि कौन से स्वरों को बोलने में हमारा मुख वृत्ताकार हो रहा है। तो ये 4 स्वर हैं हमारे, उ ये हो जाएंगे हमारा उ और ओ। तो इनके बोलने से ही हमारे मुंह ओंठ हमारे जो है क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, उ ओ। जो बचे हमारे कैसे हो जाएंगे, अब देखो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, बचा क्या, ए और ऐ बचा, ए और ऐ बचा। तो ये हमारे किस आधार पर चल रहे थे, आभ्यंतरिक प्रथम के आधार पर। तो आभ्यंतरिक प्रथम के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं,
तीन प्रकार के। नंबर एक हमने क्या बताया, मुखाकृति के, नंबर एक हमने क्या बताया, मुख खुलने के आधार पर। नंबर दो हमने क्या बताया, जीभ की ऊंचाई के आधार पर। और नंबर तीन हमने क्या बताया, मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति का मतलब कौन से स्वर बोलने में हमारा मुंह गोलाकार, ओंठ हमारे गोला हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, और कौन से बोलने में हमारे ओंठ गोल नहीं होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गया, आभ्यंतरिक प्रतन में अगर पूछ दिया जाए कि आभ्यंतरिक प्रतन में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, मुख खुलने के आधार पर, मुखाकृत के आधार पर और जीभ के आधार पर। तो ये हो गए। अब हमारा अगला चलेगा आभ्यंतरिक प्रतन। तो उच्चारण प्रतन के आधार पर हमारे स्वर 2 प्रकार के थे, आभ्यंतरिक प्रतन, और आभ्यंतरिक प्रतन हमारा समाप्त हो गया, तो हमारा कौन सा चलेगा, बाह्य प्रतन। तो बाह्य प्रतन में एक चीज ध्यान रखना, सभी स्वर कैसे होते हैं, सघोष। सभी स्वर सघोष, और सघोष को ही हम कहीं कहीं लिख देते हैं किताब में घोष। सभी स्वर कैसे हैं, सघोष हैं, और सभी स्वर कैसे हैं, अल्प प्राण हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि बाह्य प्रतन में हमारे 2 तरीके से बनेंगे, सघोष और अल्प प्राण। सभी स्वर कैसे हैं, सघोष हैं, घोष, सघोष को हम घोष भी लिख देते हैं, और अल्प प्राण है। सघोष अल्प प्राण ये हम आएंगे कहाँ पर, समझेंगे जब व्यंजन में आ जाएंगे, तो हम इनको अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि सघोष किसको कहते हैं, अल्प प्राण किसको कहते हैं, महाप्राण किसको कहते हैं। तो ये हो गए हमारे बाह्य प्रतन के आधार पर। अब चलेगा हमारा एक अगला टाइप चलता है उच्चारण स्थान के आधार पर। अगला टाइप हमारा सुरों में होगा उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। तो अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्वर कहाँ से बोला जा रहा है, कंठ से कौन सा बोला जा रहा है, तालु से कौन सा बोला जा रहा है, ओंठ से कौन सा बोला जा रहा है। तो ये हमारे पूछे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, कंठ। तो कंठ से कौन से स्वर बोले जाएंगे, आ। तो कंठ से हमारे छोटा आ और बड़ा हो जाएंगे। अब हमारा प्रश्न आएगा कि तालु, तालव्य कौन से हैं। तो तालु से कौन से बोले जाएंगे, तो तालु से हम बोलेंगे ई ई निकले, यानी कि तालु से ही निकलने, ई। फिर हमारे आ जाएंगे मूर्धन्य। तो मूर्धन्य तो हमारा एक ही है, मूर्धा भी इसको कहते हैं, तो वो हमारा रीढ़ है। कंठ, तालव्य। अब ओष्ठ, ओष्ठ कौन से हैं, तो ओष्ठ से हमारे उ। तो ओष्ठ हो जाएंगे हमारे उ। अब देखो प्रश्न आ जाता है, कंठोष्ठ एक होते हैं, कंठोष्ठ होता है, अगला होता है कंठोष्ठ, और एक होता है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। कंठोष्ठ यानी कि जो कंठ से भी बोले जा रहे हैं और ओंठ से भी बोले जा रहे हैं। तो कंठ से कौन से बोले जा रहे हैं, छोटा और बड़ा। ओष्ठ से कौन से बोले जा रहे हैं, तो कंठ ओष्ठ। ओष्ठ से हमारे कौन से बोले जा रहे हैं, उ। तो अब देखो कंठ का एक मिलाओ और एक ओष्ठ का मिलाओ, यानी कि छोटा आ और उ मिलकर के क्या बने थे हमारे, ओ बना था। तो सबसे पहला क्या बनेगा कंठोष्ठ में, ओ बन जाएगा। फिर बड़ा आ और बड़ा उ मिलकर क्या बनेंगे, औ बन जाएंगे। तो कंठोष्ठ कौन सा हो जाएगा, ओ औ हो जाएगा, ठीक है। फिर कंठ तालव्य में क्या बनेगा, कंठ एक मिला लो, तालु कौन से, ई। तो आ प्लस ई बराबर क्या बने थे हमारे, ए बने थे। बड़ा आ प्लस बड़ी हमारा क्या बन जाएंगे, ऐ बन जाएंगे। तो ये हो गए हमारे कंठोष्ठ और ये हो गए हमारे कंठ तालव्य। तो ये हो गया हमारा स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि कंठ से कौन से बोले जा रहे, तालु से कौन से बोले जा रहे, मूर्धन्य से कौन से बोले जा रहे, ओंठ से कौन से बोले जा रहे, कंठोष्ठ कौन से, कंठ तालव्य कौन से। तो ये था हमारा स्वरों का वर्गीकरण। तो अगली क्लास में हम लेकर आएंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि हिंदी की उत्पत्ति या वर्णमाला का तात्पर्य भी बताया, भाषा का बताया, हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी बनी। हिंदी की आदि जननी कौन सी है, तो संस्कृत है। फिर हमने क्या किया, स्वरों का वर्गीकरण किया। तो स्वरों के वर्गीकरण में पहले हमने क्या बताया था, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार बताए, 2 प्रकार बताए, मूल स्वर और
संधि स्वर। फिर हमने बताया उच्चारण काल मान या मात्रा के आधार पर। मात्रा हमने क्या बताया कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को बताया। फिर हमने क्या बताया उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हमने क्या बताया 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या बताया हमने मुख खुलने के आधार पर। फिर दूसरा बताया हमने जीभ की ऊंचाई के आधार पर। तीसरा क्या बताया मुखाकृति के आधार पर। फिर आ गए हम बाह्य प्रयत्न में। बाह्य प्रयत्न में हमने क्या बताया सभी स्वर कैसे हैं सघोष हैं और सभी स्वर कैसे हैं अल्प प्राण हैं। फिर हमने क्या बताया उच्चारण स्थान के आधार पर बताया। कंठ आ हो जाएगा, कंठ तालव्य में क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, ओष्ठ में क्या हो जाएगा उ हो जाएगा, मूर्धन्य में क्या हो जाएगा ऋ हो जाएगा, कंठोष्ठ क्या हो जाएगा ओ और औ हो जाएगा, कंठ तालव्य में क्या हो जाएगा ए और ऐ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा हिंदी वर्णमाला का पहला चैप्टर स्वरों का वर्गीकरण। और अब करीब करीब 15 से 20 दिन हो गए हमारी क्लास नहीं मिली है आप लोगों को, तो कुछ समस्याएं थी वो आ गई थी, इसीलिए हमारी क्लास रेगुलर नहीं हो पाई। और अब हम कोशिश करेंगे कि हमारी क्लास रेगुलर चलती रहेगी। तो अब हर सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलती रहेगी। जय हिंद।